सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज उड़ीसा के सभी पदाधिकारियों के साथ सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, निशिकांत महापात्रा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई और सभी साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने फैसला किया है कि उड़ीसा में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ हिस्सा लेगी। उड़ीसा के पंचायत की सभी सीटों पर, वो चाहे जिला पंचायत के हों, ग्राम प्रधान के हों, ब्लॉक कमेटी मेंबर के हों, इन सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। और उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत जी हर जिले का दौरा करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कैंडिडेट सिलेक्शन का टास्क दिया गया है और उन सबको कहा गया है कि अपने यहाँ जो भी नाम हैं उसको तय करके और वो सामने रखेंगे मीटिंग में, और जहाँ हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे हम उनको अनाउंस करेंगे। पंचायत का चुनाव आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और बुनियादी बदलाव उसकी ज़िंदगी में जो आ सकते हैं वो ग्रामीण विकास से आ सकते हैं। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेने से उड़ीसा की तरक्की नहीं होगी। इसलिए पंचायतों में साफ सुथरे अच्छे लोग पहुँचें जो ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को ज़मीन पे लागू कर सकें। इस मंशा के साथ हमारे कैंडिडेट्स उतरेंगे और जो भी बजट होगा वो हमारी स्वराज की अवधारणा के तहत, जैसे केजरीवाल जी ने जो स्वराज की अवधारणा बनाई है कि जनता के लिए आने वाला बजट जनता से पूछ के उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च किया जाएगा। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स जीतेंगे वो जन भागीदारी से ही बजट का इस्तेमाल करेंगे, उनसे पूछकर उनकी प्राथमिकताओं को जान के जो प्रायोरिटीज होगी वो काम उस हिसाब से करेंगे। उड़ीसा बिजली के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है, यानी ऐसा राज्य जो अपने जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और दूसरों को बेचता है। तो मेरा सवाल यह है कि जिस राज्य के पास कोयला है, जिस राज्य के पास इतनी खनिज संपदा है, जो राज्य अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और दूसरों को बेचता है, उस राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती? हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्रा जी को 10 दिन तक आमरण अनशन पे वो बैठे रहे। सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। नवीन पटनायक जी से मैं कहना चाहता हूं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे बिजली का उत्पादन नहीं होता, बावजूद इसके हम लोग निःशुल्क बिजली दे रहे हैं। 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 400 यूनिट तक आधे दाम पे। यहां 5 रुपए, 5.5 रुपए यूनिट बिजली क्यों दी जा रही है? उड़ीसा पहला राज्य था जहां पे निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। निजी क्षेत्रों को, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? बिजली सस्ती होने के बजाय महंगी होती चली गई। आज जब इंसान तमाम तरह की महंगाइयों से जूझ रहा है, ऐसे में महंगी बिजली हर आदमी की बस की बात नहीं है। और बिजली आज की तारीख में लग्जरी आइटम नहीं है, बिजली आज की तारीख में
जरूरत की चीज है, ये लग्जरी आइटम नहीं है। जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, ऐसे ही बिजली जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बिजली जरूरी है, गर्मी में पंखा चलाने के लिए बिजली जरूरी है, जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए, यानी जिंदगी का हिस्सा है बिजली। तो आम आदमी पार्टी का संघर्ष बिजली को लेकर नवीन पटनायक जी की सरकार के खिलाफ लगातार आगे भी जारी रहेगा। जब तक 200 यूनिट बिजली फ्री उड़ीसा में नहीं की जाती है, तब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर निशिकांत जी के नेतृत्व में लड़ता रहेगा और ये हमारी एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। गांव-गांव जाएंगे, आंदोलन के लिए फॉर्म भी भरवाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मीटिंग्स करेंगे, सभाएं करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन बिजली 200 यूनिट तक उड़ीसा के लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। इसके अलावा 14,000 सरकारी स्कूल, 14,000 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स उड़ीसा गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो सरकारी व्यवस्था है वो और अच्छी हो। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि अगर सरकारी शिक्षा सस्ती और अच्छी नहीं होगी तो प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए जो 14,000 स्कूल बंद किए गए हैं सरकारी स्कूल, इन स्कूलों को न सिर्फ खोला जाए बल्कि स्कूलों की संख्या और बढ़ाई जाए। नवीन पटनायक जी की सरकार क्या बहाना ले रही है? कहते साहब स्कूल में बच्चे नहीं आते, स्कूल में पढ़ाई होगी तब बच्चे आएंगे ना, स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी तो बच्चे आएंगे, स्कूल में अच्छे टीचर रखिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अच्छे इंतजाम कीजिए तो बच्चे आएंगे। आपने तो तय कर लिया ऐसी बेकार व्यवस्था देनी है जिससे बच्चे नहीं आए, और बच्चे नहीं आएंगे तो आप कह रहे हैं हम सरकारी स्कूल ही बंद कर देंगे। तो इस समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें, इस समस्या का समाधान ये है अच्छे टीचर्स रखिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाइए। सारे बच्चे उन स्कूलों में आएंगे। दिल्ली में भी नहीं जाते थे पढ़ने सरकारी स्कूलों में, आज सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाइन लगी हुई है। 5 साल से कंटिन्यू दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहा है। इंटर के +2 का रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहा है 5 साल से। तो अगर गवर्नमेंट की एजुकेशन को आप उस पर बजट नहीं देंगे, उस पर आप खर्च नहीं करेंगे तो वो सुधरेगी कैसे? बंद करना कोई सलूशन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इसको लेके भी पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी कि गवर्नमेंट की शिक्षा होनी चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आज एक ऐसी सरकार है उड़ीसा के अंदर, 23 वर्ष हो गए नवीन बाबू मुख्यमंत्री हैं। मैं उड़ीसा में उस वक्त पढ़ा करता था जब बीजू बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आदरणीय स्वर्गीय बीजू पटनायक जी, और वो एक साहसी नेता थे। वो हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से, भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों से लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे उड़ीसा को स्पेशल स्टेटस देने की बात हो या उड़ीसा के हक में कोयले की खदानें लेने की बात हो या उड़ीसा में जो कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं प्राइवेट प्लेयर्स ने अब तक उसमें माइनिंग क्यों नहीं शुरू की, ये पूछने का सवाल हो, सारे मुद्दे पर बीजू जनता दल और नवीन पटनायक जी खामोश रहते हैं।
उड़ीसा को स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात लंबे समय से चल रही है कि उड़ीसा को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ते नवीन पटनायक जी। तो इसलिए उड़ीसा के अंदर उड़ीसा को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, ये भी आम आदमी पार्टी की मांग है। और इसके लिए यहां से लेकर दिल्ली तक जहां भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसकी एक रणनीति बना के वो काम भी करेंगे। 20 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, 20 लाख अनएम्प्लॉयड लोग उड़ीसा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। 20 लाख, 15 से 20 लाख। तो जो 23 साल जो गवर्नमेंट शासन कर चुकी है, मैं पूछना चाहता हूं और कितना वक्त चाहिए नौजवानों को रोजगार देने के लिए? कितना समय आपको और चाहिए? ये लाखों लोगों की जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, इसको रोजगार देने के लिए कितना वक्त आपको चाहिए? आज कोयले का संकट पैदा कर दिया गया हिंदुस्तान में। यह अपने आप में एक मजाक है और मैं इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि क्यों किया गया ऐसा। मैंने भी इसी उड़ीसा से, क्योंझर से माइनिंग की पढ़ाई की। हमारे तमाम दोस्त लोग अभी भी क्वेलरी में मैनेजर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोल स्टॉक की कोई कमी नहीं है। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर का कोयला प्रोडक्शन करने वाला देश है। कोल प्रोडक्शन के मामले में हम दूसरे नंबर के देश हैं। तो यहां कोयले की कमी कैसे हो गई? स्टॉक कैसे कम हो गया? यह क्यों किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश की है और ये हजारों करोड़ का घोटाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बिजली की कंपनियों के साथ, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जो बिजली की खरीद राज्य सरकार पहले, या एनटीपीसी के साथ जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो पहले 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए यूनिट बिजली खरीदती थी, ये कोयले का संकट बता के, स्टॉक की कमी बता के, थर्मल पावर्स को बंद करके जानबूझ के वो 20-20, 22-22, 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी गई। 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी गई। किन लोगों से खरीदी गई? मोदी जी के मित्रों से खरीदी गई। इंडिया में कोल स्टॉक की कमी नहीं, इंडिया में कोल माइनिंग की कमी नहीं, और एक प्रायोजित संकट पैदा किया गया कोयले का, और उसके बाद महंगी बिजली राज्य सरकारों ने खरीदी। ये किसके जेब से जाएगा? हमारे आपके जेब से जाएगा, टैक्स पेयर्स के जेब से जाएगा ये पैसा। तो ये बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी कोल इंडिया को बेचना चाहते हैं, इसलिए ये कोल का संकट प्रायोजित किया गया। नरेंद्र मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों को कोल ब्लॉक सस्ते में देना चाहते हैं, इसलिए ये कोयले का संकट पैदा किया गया। जो पहले से कोल ब्लॉक दिए गए हैं, पहले उसकी माइनिंग शुरू कराइए, तब कोई नया कोल ब्लॉक अलॉट करने के बारे में सोचिए। और कोयले की तो कमी है ही नहीं है भाई। बिजली को छोड़ के तमाम इंडस्ट्रीज तो बंद थी उस वक्त जब कोरोना की महामारी थी, लेकिन कोल का प्रोडक्शन चल रहा था, कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था। तो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग रुकी नहीं है, कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद है, कोल का स्टॉक पहले से बड़ा बना हुआ है। लास्ट ईयर से इस ईयर कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है। कोल इंडिया के आंकड़े देख लीजिए, वेबसाइट पे चले जाइए, और आपने कह दिया कोयले का संकट हो गया। बिजली का दाम बढ़ाने के लिए, महंगी बिजली देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कोयले का संकट पैदा किया गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में विस्तार कर रही है। पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, और अब उड़ीसा के अंदर
पंचायत चुनाव से आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेगी। और 23 साल का शासन कम नहीं होता। इन 23 साल के शासन में उड़ीसा को क्या नहीं मिला और क्या मिला, इसको लेके एक व्यापक चर्चा और अभियान आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी। पूरे उड़ीसा के अंदर यह अभियान हम लोग चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में कल प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रभु श्री राम लला से देश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा और ये कहा, जो भी शक्तियां हमारे अंदर आपने दी हैं उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मैं करूंगा। और आज उन्होंने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने की घोषणा की है। अब अयोध्या में भी जैसे बाकी तीर्थ स्थानों पे जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, या वैष्णो देवी वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, या रामेश्वरम जी दर्शन करने के लिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, इसी तरीके से अब दिल्ली की जनता अयोध्या भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा पाएगी सरकारी खर्चे पे, और पूरा इंतजाम दिल्ली की सरकार करेगी। ये इतनी बात मुझे कहनी थी। एक बात और है, महंगाई का सवाल। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सरसों का तेल 250 रुपये लीटर मिल रहा है। 15 लाख देने की बात कही गई थी, वो बात अब भूल गए लोग। काला धन लाने की बात कही गई थी, वो लोग उस पर अब कोई चर्चा नहीं होती। गैस का सिलेंडर 950 रुपये पहुँच गया है, आसमान पे उसका दाम पहुँच गया है। महंगाई ज़बरदस्त तरीके से महिषासुर की तरह महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और आदरणीय मोदी जी महंगाई के सवाल पर खामोश हैं। जो काला धन लाने की बात कहते थे, 15 लाख देने की बात कहते थे, वो खामोश हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का चंद पूंजीपतियों ने लूटा है, और ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। उसकी भरपाई मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। कोई नीरव मोदी लेके पैसा भाग गया, कोई मेहुल चौकसी लेके भाग गया, हजारों करोड़ विजय माल्या लेके भाग गए, हजारों करोड़ ललित मोदी लेके भाग गए, और अब इसी कारण 6 लाख करोड़ की हिंदुस्तान की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेचने जा रहे हैं। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, अपने बाप दादा पुरखे की संपत्ति को, और वो लोग कपूत कहलाते हैं जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचते हैं। तो मोदी जी की सरकार एक कपूत सरकार है जो इस देश की संपत्तियों को बेचने जा रही है, और 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने जा रही है। इस देश में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा नहीं, पब्लिक सेक्टर बचेंगे नहीं, तो कोई रिजर्वेशन का मतलब नहीं रहेगा। रेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, कोल बिक रहा है, BPCL बिक रहा है, LIC बिक रहा है, सड़क बिक रहा है, बिजली बिक रही है, पानी बिक रहा है, बैंक बिक रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिक रहा है।